हेलो एवरीवन। अब तक हम लोगों ने क्लास 7 का 2 चैप्टर कंप्लीट कर दिया। आज हम लोग तीसरा चैप्टर हमारी बदलती पृथ्वी के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। स्थलमंडल अनेक प्लेटों में विभाजित है जिन्हें स्थल मंडलीय प्लेट कहते हैं। ठीक है, स्थलमंडल नहीं, लिथोस्फीयर है जिसमें हम लोग रहते हैं ना। ये प्लेट हमेशा धीमी गति से चारों तरफ घूमती रहती हैं। प्रत्येक वर्ष केवल कुछ मिलीमीटर के लगभग पृथ्वी के अंदर पिघले हुए मैग्मा में होने वाली गति के कारण ऐसा होता है कि इधर पृथ्वी के अंदर क्या मैग्मा है ना, जिस कारण ऊपर लिथोस्फीयर यानी स्थलमंडल क्या होता है, गति करता रहता है ना चारों तरफ। ठीक है, पृथ्वी के अंदर पिघला हुआ मैग्मा एक वृत्तीय रूप में घूमता रहता है। तो यहाँ एक फिगर है इस तरह से, पृथ्वी के अंदर का मैग्मा है, इस तरह से गोला गोला घूमते रहता है ऐसे ऐसे ना। यहाँ पर देखिए उबलता हुआ पानी से एक एग्जांपल दिया गया है। ठीक है, जिस तरह वो पानी जब बॉयल होने लगता है तो ऊपर बुलबुला फैलने लगता है ना, खौलने लगता है इस तरह से। इसी तरह पृथ्वी के अंदर जो मैग्मा ये भी बहुत हाई टेम्परेचर पे है ना, खौलते रहता है। क्योंकि जब ज्वालामुखी फटता है तो यहीं से मैग्मा निकलता है ना, आग का एकदम पूरा धधकता हुआ गोला रहता है। ठीक है, एक सा एग्जाम्पल यहाँ पे आप देख सकते हैं। एक रंगीन कागज की छोटी सी गोली लीजिए और इसे जल के आधे भरे बीकर में रख दीजिए। अब बीकर में क्या पानी को गर्म करेंगे, बॉयल करेंगे। जब बॉयल होने लगेगा तो क्या देखिए गोली ऊपर उठती है ना, और ठंडा होगा तो ठंडे पानी की परतों में साथ गोली नीचे बैठती है। बॉयल होने लगा तो गोली ऊपर यहाँ आ जाएगा, जब ठंडा हो जाएगा तो नीचे आ जाएगा। इसी तरह क्या है, पृथ्वी के अंदर भी पिघला हुआ मैग्मा गति करती रहती है ना। प्लेट की इस गति के कारण पृथ्वी की सतह पर परिवर्तन होता है। ठीक है, पृथ्वी की गति को उन बलों के आधार पर विभाजित किया गया है जिनके कारण ये गतियां उत्पन्न होती हैं। जो बल पृथ्वी के आंतरिक भाग में घटित होते हैं उन्हें अंतर्जनित बल या एंडोजेनिक फोर्स कहते हैं ना, मतलब पृथ्वी के अंदर जो होगा। एवं जो बल पृथ्वी की सतह पर उत्पन्न होते हैं उन्हें बहिर्जनिक बल या एक्सोजेनिक फोर्स कहते हैं। ठीक है, अब देखते हैं अंतर्जनिक बल कभी आकस्मिक गति से उत्पन्न होते हैं तो कभी धीमी गति से। जो एंडोजेनिक फोर्स होता है कभी अचानक से होगा या कभी धीरे धीरे गति से ना। भूकंप एवं ज्वालामुखी जैसे आकस्मिक गति के कारण पृथ्वी की सतह पर अत्यधिक हानि होता है। भूकंप और ज्वालामुखी अचानक से विस्फोट होता है, अचानक से भूकंप आता है। ठीक है, यहाँ पर देख लेते हैं पृथ्वी की गतियाँ। ये क्या अंतर्जनित बल ना, और इधर है बहिर्जनित बल। ठीक है, इसमें देखिए एक आकस्मिक है, एक पटल विरूपण बल, ये धीरे धीरे होता है। आकस्मिक में भूकंप हो गया, ज्वालामुखी हो गया, भूस्खलन हो गया ना। भूकंप आएगा, ज्वालामुखी भी उत्पन्न हो सकता है, भूस्खलन ना पहाड़ ढह सकता है, कहीं ऊपर नीचे का जमीन पहाड़ का ऊपर से नीचे आ सकता है। पटल विरूपण क्या, पर्वत निर्माणकारी बल ना, जैसे हिमालय जो बना है ना, पटल भी निर्माण क्या है, पर्वत निर्माणकारी बल के कारण ना। अब आते हैं बहिर्जनित बल, इसमें देखते हैं अपरदन और निक्षेपण के कारण ऐसा होता है। जैसे नदियां, बहता हुआ जल ना, पवन, समुद्री तरंग, हिमनद। ठीक है, ये बहिर्जनित बल हो गया, ये अंतर्जनित बल हो गया। ठीक है, ये तो समझा ही दिया मैंने। अब आते हैं इधर, एक बार ये देख लेते हैं। स्थलमंडलीय प्लेट भूपट्टिक में अनेक बड़ी एवं छोटी कठोर असमान आकार की प्लेटें होती हैं जिन पर महाद्वीप एवं महासागर की सतह टिकी हुई है ना। ये रहा आपका नीचे मेंटल, ऊपर क्या लिथोस्फीयर है ना, भूपट्टी, तो सब इसी पर टिका हुआ है ना। ज्वालामुखी भूपट्टी पर खुला एक ऐसा छिद्र होता है जिससे पिघले हुए पदार्थ अचानक निकलते हैं। यहाँ तो मान के चलिए दरार आया है, इसमें क्रैक आ गया तो नीचे से जो अंदर से मैग्मा क्या ऊपर निकलेगा। ठीक है, ये तो शब्द उत्पत्ति है, एंडोजेनिक और एक्सोजेनिक। इस प्रकार स्थलीय मंडलीय प्लेटों के गति करने पर पृथ्वी की सतह पर कंपन होता है। जैसे ये कंपन होगा तो कंपन क्या है, भूकंप कहलाएगा ना, कि पृथ्वी के चारों ओर गति कर सकता है। भूपट्टी के
नीचे वो स्थान जहाँ कंपन आरंभ होता है उसके उद्गम केंद्र कहलाता है ना। उद्गम केंद्र के भू सतह पर उसके निकटतम स्थान को अभिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, यहाँ पर मान के चलिए पृथ्वी का तल है, ठीक है, नीचे यहाँ पर हुआ तो ये उद्गम केंद्र हो गया। ठीक है, और इसी के जस्ट ऊपर एकदम समकोण या 90 डिग्री पर अधिकेंद्र कहलाएगा। ठीक है, अधिकेंद्र से कंपन बाहर की ओर तरंगों के रूप में गमन करती है ना, इस तरह से गमन कर रही है ना। अधिकेंद्र के निकटतम भाग में सर्वाधिक हानि होता है एवं अधिकेंद्र से दूरी बढ़ने पर भूकंप की तीव्रता धीरे धीरे कम हो जाती है। इसके जो आसपास रहेगा यहाँ पे ज़्यादा हानि होगा, अब दूर में कम होगा ना। देखिए उद्गम केंद्र वो स्थान जहाँ भूकंप उत्पन्न होता है वो भूकंपीय ऊर्जा का उद्गम केंद्र कहलाता है। ठीक है, भूकंपीय तरंग 3 प्रकार की हैं। पी तरंग जो क्या अनुदैर्घ्य तरंग होता है, इसको प्राइमरी वेव कहते हैं ना। एस तरंग ये मतलब सेकेंडरी वेव ना, अनुप्रस्थ तरंग होता है। एल तरंगे अथवा पृष्ठीय तरंगे ना, धरातली तरंगे भी इसको बोलते हैं। आगे है, यद्यपि भूकंप की भविष्यवाणी संभव नहीं है, लेकिन यदि हम पहले से तैयार हों तो इसके प्रभाव को निश्चित रूप से कम किया जा सकता है। मान के चलिए किसी एरिया में भूकंप आता है तो ये तो जानकारी कम से कम यहाँ भूकंप कभी भी आता है तो वहाँ पर मकान मजबूत बनाया जाएगा। ठीक है, वहाँ पर क्या बोलते हैं, वैसा छिपने के लिए जब भूकंप आएगा तो वैसा खुला जो मैदान भी होना चाहिए जहाँ पर आदमी बाहर निकल सके घर से। ठीक है, इस तरह से उसको प्रभाव को कम किया जा सकता है, मतलब जान मान की हानि कम हो सकती है। स्थानीय लोग कुछ सामान्य तरीकों से भूकंप की संभावना का अनुमान लगाते हैं। कैसे? जानवरों के व्यवहार अध्ययन, मतलब अचानक से उसके व्यवहार में चेंजिंग आने लगेगा। तालाब में मछलियों का उत्तेजना, सांपों को धरातल पर आना। ठीक है, तालाब में मछलियां भी ऊपर सतह पे आने लगती, मतलब ये क्या बोलते हैं, पानी के ऊपर लेवल पे सांप सतह पे आने लगेंगे। जानवर अगर बांधे हुए तो अजीब सा व्यवहार करेगा। भुज में, यानी गुजरात का एक भुज एरिया है, वहाँ पे 26 जनवरी 2001 में बहुत हाई लेवल का भूकंप आया था ना, जिसका रेक्टर क्या 6.9 तीव्रता मापा गया था ना, जिसमें कईयों का जान माल की हानि हुई थी। देखिए स्कूल में कितने 971 छात्रों और 31 शिक्षकों की मौत हुई की आशंका थी इसमें। भूकंप का मापन एक यंत्र से किया जाता है जिसे भूकंप लेखी कहते हैं ना। भूकंप की तीव्रता रिएक्टर स्केल पर मापी जाती है। ठीक है, अगर देखिए 2 से या उससे कम है तो कम प्रभावित होगी, कम प्रभाव करेगा, मतलब कम हानिकारक। 5 हो गया तो सामान्य हो गया, 6 से ऊपर हो गया, 7 से ऊपर हो गया तो सर्वाधिक हानिकारक हो जाएगा। ठीक है, भूकंप से बचाव की तैयारी। ठीक है, भूकंप से अगर उसे सुरक्षित स्थान रसोई के काउंटर या मेज के नीचे, दीवार के अंदरूनी कोने में, मतलब काउंटर जो मेज होता है वो मजबूत होता है ना, अगर ऊपर किसी तरह का कुछ गिरता है तो आप मेज के नीचे सुरक्षित रहिएगा। इनसे दूर है आग वाले स्थान से, चिमनी के आसपास, अगर टूटेगा तो फिर ये आग लपेट सकता है ना। पहले से तैयार रहें, अपने दोस्तों एवं पारिवारिक सदस्यों के बीच जागरूकता फैलाएं ना, एवं आपदा का सामना विश्वास से करें। मुख्य स्थलाकृति है ना, अपक्षय एवं अपरदन नामक 2 प्रक्रमों द्वारा दृश्य भूमि लगातार विघटित होती रहती है। अपक्षय ना, अपक्षय अपरदन। पृथ्वी की सतह पर शैलों के टूटने से अपक्षय की क्रिया होती है। मान के चलिए कोई शैल को, कोई चट्टान टूटना अपक्षय कहलाता है। ठीक है, और वही अपक्षय टूटा हुआ चट्टान कहीं एक जगह से दूसरी जगह गया वो अपरदन कहला गया। और जो ले जाने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं, जहाँ रखेगा उसको निक्षेपण करते हैं। ठीक है, भूदृश्य पर जल, पवन एवं हिम जैसे विभिन्न घटकों द्वारा होने वाले क्षय को अपरदन कहते हैं। ठीक है, वायु, जल आदि अपरदित पदार्थों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाते हैं, फलस्वरूप एक स्थान पर निक्षेपित करते हैं। मतलब ये मान के चलिए पहाड़ है। ठीक है, यहाँ से हवा पानी जो भी हो यहाँ से गया, एक जगह से दूसरे स्थान पर जाकर जमा कर दिया, तो यहाँ से अपरदन होगा और ये लग गया निक्षेपण होगा, सॉरी ये परिवहन हुआ, और ये जहाँ पर स्टोर किया ये निक्षेपण हो गया। ठीक है, अपरदन एवं निक्षेपण के ये प्रक्रम पृथ्वी के धरातल पर विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करते हैं। मान के चलिए एक छोटा ये ऊंचा एरिया है। ठीक है, और यहाँ हवा पानी और हिमनद के द्वारा यहाँ से क्या हुआ, अपरदन हुआ, तो यहाँ से क्या ये इस एरिया का
ह्रास हुआ ना, छोटा हो गया धीरे धीरे, कहीं गड्ढा रहा तो वहां पे जाकर निक्षेपण किया, तो ये समतलीकरण कर दिया। ठीक है, तो इस तरह से क्या है, धरातल के विभिन्न स्थलाकृतियों का निर्माण करता है। कहीं ऊंचा है तो उसको छोटा कर देगा, ह्रास कर देगा, और ये क्या है, जहाँ पे गढ़ा है उसको समान समतल बना सकता है। ठीक है, नदियों के कार्य। नदियों के जल दृश्य भूमि का अपर्दन होता है, जो हमें दिखता है, जो मान के चलिए इस तरह नदी क्रॉस कर, तो यहाँ से नदियाँ क्या होती, अपर्दन करती जाएगी मिट्टी की। जब नदी किसी खड़े ढाल वाले स्थान से अत्यधिक कठोर सैल या खड़े ढाल वाली घाटी में गिरती है तो यह जलप्रपात यानी वाटरफॉल का निर्माण करती है ना, बनाती है। मान के चलिए इस तरह कोई कठोर सैल है और यहाँ से नदियाँ यहाँ से नीचे गिरी, तो ये क्या हुआ, जलप्रपात का निर्माण किया। ठीक है, जैसे ये देखिए जलप्रपात का ना, ये कठोर सैल है, ये जल का है ना, जल में इतनी शक्ति के कठोर चट्टान को भी काटते रहती है धीरे धीरे, और इस तरह से जलप्रपात का निर्माण करती है। ठीक है, विश्व के सबसे ऊंचा जलप्रपात दक्षिण अमेरिका के वेनेजुएला में ना एंजल जलप्रपात है। ठीक है, और यूएसए में क्या नियाग्रा जलप्रपात है ना, यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे आता है ना। और जबकि अफ्रीका में विक्टोरिया जलप्रपात कहाँ है, ये जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। ठीक है, जब नदी मैदानी क्षेत्र में प्रवेश करती है तो मोड़दार मार्ग पर बहने लगती है, मतलब जैसे ही समतल एरिया आएगा तो नदियाँ सुस्त हो जाती है, तो वहाँ पे इस तरह से मोड़दार मार्ग पर चलने लगती है ना। नदी के इन्हीं बड़े मोड़ों को क्या विसर्ग कहते हैं ना, इस तरह से विसर्ग कहते हैं। बाद में क्या है, विसर्पों के किनारे पर लगातार अपर्दन और निक्षेपण शुरू हो जाते हैं। अगर इस तरह से आएगा तो मान के चलिए यहाँ पे और करते चला गया, इधर चला गया, तो ये रास्ता भटकते हुए इधर चला जाता है ना, और ये ऐसे ही रह जाता है। तो एक टाइम के बाद क्या होता है, तो ऐसे हो जाएगा, और ये जो ये रहा एक्चुअल में, तो यहाँ पे तो ऐसे रह जाएगा, ये खाली हो जाएगा ना, यहाँ पे भर जाएगा और यहाँ पे पानी स्टोर रह जाएगा। इसको चाप झील या ऑक्सबो लेक भी कहते हैं ना। ठीक है, ये रहा, आप यहाँ पे देख सकते हैं मैदानी भाग में क्या रिसर्च टाइप का रहा ना, और यहाँ क्या हो गया, अपर्दन के कारण, और नदियाँ इधर से अपर्दन होता चला गया, इधर निक्षेपण हो गया, कारण ये पानी एक स्टोर हो गया। इसको चाप झील या ऑक्सबो, गोखुर झील भी बोलते हैं ना इसको। ठीक है, कभी कभी नदियाँ अपने तटों से बाहर बहने लगती है, जब उस पर पानी ओवर हो जाने के बाद तट से बाहर चले जाते हैं, फलस्वरूप निकटवर्ती क्षेत्र में बाढ़ आ जाती है। वाटर लेवल जैसे ऊंचा होगा तो आसपास के एरिया में चला जाएगा ना, तो वहाँ पे क्या बाढ़ का कारण हो जाता है ना। बाढ़ का कारण नदियों के तटों के निकटवर्ती क्षेत्रों में महीन मिट्टी एवं अन्य पदार्थों का निक्षेपण करती है। मान के चलिए ये नदी है इस तरह से, और इसमें पानी आया, स्टोर पूरा भर गया, तो आसपास के एरिया में क्या हो, पानी जाके जो भी हो उस पर महीन कण भी होते हैं ना, तो इस पर निक्षेपण कर देता है ना, एक लेयर बना देता है। तो जिस एरिया में पानी गया वहाँ के मिट्टी को और उपजाऊ बना देता है ना। ऐसे मिट्टी पदार्थों का अवसाद कहते हैं ना, जो छोटे छोटे महीन कण, तो उसको क्या बोलेंगे, अवसाद होगा। इसमें समतल उपजाऊ बाढ़ पीड़ित मैदान का निर्माण होता है। जहाँ जहाँ पानी गया अपने साथ वो छोटे छोटे महीन कण लेके गया और उपजाऊ मैदान बना दिया ना। नदी के उत्तरी तटों को तटबंध कहते हैं ना, इस तरह की किनारे ये है, तटबंध हो जाता है ना। नदी ऐसे बह रही है, ठीक है, धीरे धीरे अपने किनारे निक्षेप करते जा रही है, तो ये क्या हो, एक तटबंध प्राकृतिक तटबंध बना देती है। समुद्र तक पहुंचते पहुंचते नदियों का प्रवाह धीमा हो जाता है, एकदम स्लो हो जाता है ना। अनेक धाराओं में विभाजित, मान के चलिए एक नदी है, समुद्र मिलने से पहले कई धाराओं में विभाजित हो जाती है, जिससे डेल्टा का निर्माण होता है। ठीक है, इस तरह से ना वितरिका, जो धारा अलग अलग धारा होंगी क्या वितरिका कहलाएगी ना। और इस तरह से ये क्या, इस तरह नदियाँ मान के चलिए मेन नदी है, उसके बाद धीरे धीरे ऐसे ऐसे ऐसे, तो ये की सभी एरिया क्या डेल्टा वाला एरिया कहलाएगा ना। अभी सबसे बड़ा डेल्टा सुंदरबन डेल्टा ना, जो गंगा ब्रह्मपुत्र के मुहाने पे बना हुआ है। अब आते हैं समुद्री तरंग के कार्य। समुद्री तरंग के अपर्दन एवं निक्षेपण तटीय स्थलाकृतियां बनाते हैं। समुद्री तरंगे लगातार सैलों से टकराती रहती है। मान के चलिए कोई चट्टान है, हमेशा ये चट्टान इससे टकराती रहेगी, तो ये क्या होते रहेगा, इसका दरार पड़ सकता है। साथ साथ ये बड़े चौड़े हो, इसमें क्या गुफा का निर्माण हो सकता है ना। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे धारा मारेगा तो गुफा हो जाएगा, एक टाइम के बाद होगा इस तरफ से उस तरफ चला जाएगा, तो यहाँ पे क्या बना देगा, इस तरफ से क्या होल कर दिया ना, तो कि मेहराब बना दिया। मेहराब क्या इस तरह से होता है मेहराब, ये इस आर्क एरिया जो बनेगा इस खाली एरिया को,
मेहराब बोलेंगे ना। और एक टाइम का अपर्दन करने के बाद ये ऐसे ऐसे करके टूट जाएगा। इस टूटने के बाद इस टाइप का निर्माण हो जाएगा ना, जिसको स्टैक बोलते हैं ना। ठीक है, समय के साथ ये बड़ी और चौड़ी होती जाती है ना। इनको समुद्री गुफा कहते हैं। जब ये गुफा इस तरफ से उस तरफ चले जाएगा, केवल छत ही बसती है, तो क्या तटीय मेहराब कहते हैं। ठीक है, और ये वाला पार्ट जब टूट जाएगा तो स्टैक कहते हैं ना। समुद्री जल के ऊपर लगभग ऊर्ध्वाधर उठे हुए ऊंचे शैलीय तटों को समुद्री भृंग कहते हैं। मान के चलिए इसे समुद्र नीचे है, इस तरह से है, तो एक समुद्र भृंगु कहते हैं ना। ठीक है, समुद्री तरंगे किनारों पर अवसाद जमा कर समुद्री पुलिन का निर्माण करती है ना। समुद्री तरंगे से अवसाद से क्या होता है? समुद्री पुलिन का निर्माण। ठीक है, अब आते हैं हिमनद के कार्य, मतलब बर्फ क्या करता है ना। हिमनद अथवा हिमानी बर्फ की नदियां होती हैं। ठीक है, हिमनद अपने नीचे कठोर चट्टान से गोलास्मी मिट्टी और पत्थरों को अपरदित कर देती है। मतलब एक तो प्रेशर रहता है ना, मान के चलिए यहाँ पे ऐसे है, तो यहाँ पे पूरा हिमनद है, तो नीचे का जो है ना इसको अपरदित कर देता है। ठीक है, इस तरह और गड्ढा हो जाता है ना। हिमनद गहरे गर्तों का निर्माण करती है। ठीक है, पूरा गर्त का निर्माण कर देगी। पर्वतीय क्षेत्र में बर्फ पिघलने से उन गर्तों में जल भर जाता है, जिसमें क्या है, एक झील का निर्माण हो जाता है ना। मान के चलिए इस पर गर्त हो गया और यहाँ पर पानी जम गया, तो एक झील बन जाती है। हिमनद के द्वारा लाए गए पदार्थ जैसे छोटे बड़े सैल, रेत एवं तल छठ मिट्टी में निक्षेपित होते हैं। ये हिमनद हिमोड़ का निर्माण करती है ना। पवन के कार्य, हवा वायु पवन ना क्या करता है, तो बेसिकली रेगिस्तान में क्या अपर्दन में निक्षेपण का प्रमुख कारक है ना, कौन? पवन। रेगिस्तान में आप छत्र के आकार के सेल देख सकते हैं, मतलब इस तरह से रहा सेल, कोई पत्थर रहा, और धीरे धीरे एक टाइम के बाद इस तरह से करते गए तो इस तरह से बन जाता है ना, एक मशरूम आकार का। इसको छत्रक सेल कहते हैं ना, किनारे किनारे से हो जाता है। पवन सेल के ऊपरी भाग को अपेक्षा निचले भाग को आसानी से काटती है। ठीक है, इसलिए ऐसे सेल का आधार संकीर्ण एवं शीर्ष विस्तृत होता है। ठीक है, इस तरह से होता है ना। पवन चलने पर यह अपने साथ रेत को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाते हैं। छोटे छोटे महीन कण होता है रेत का। ठीक है, जब पवन का बहाव रुकता है तो ये रेत गिरकर छोटी पहाड़ी बनाती है, टीला बना देता है, जिसको बालू का टिब्बा कहते हैं ना। जब बालू का कण महीन एवं हल्के होते हैं तो वायु उनको उठाकर अत्यधिक दूर ले जा सकती है। मतलब महीन है, हल्का भी, एक जगह से दूसरे उठाकर ले जा सकता है। जब ये बालू कण विस्तृत क्षेत्र में निक्षेपित हो जाते हैं तो इसे लोयस कहते हैं ना। चीन का विशाल लोयस निक्षेप पाया जाता है ना। मान के चल किसी खास एरिया में आकर यहाँ पे बालू का निक्षेपण हो गया ना, तो लोयस का निर्माण कहलाएगा। ठीक है, अब आते हैं इस चैप्टर का ऑब्जेक्टिव में देख लेते हैं। इनमें से कौन सा समुद्री तरंग का विशेषता नहीं है? तो सैल, किनारा है, समुद्री गुफा है। ठीक है, हिमनद की निक्षेपण विशेषता क्या है? हिमोड़, निक्षेप के बाद हिमोड़ होता है ना। पृथ्वी की आकस्मिक गतियों के कारण कौन सी घटना होती है? ज्वालामुखी होगी या भूकंप होगी। ठीक है, छत्रक सेल पाई जाती कहाँ? रेगिस्तान में, इस तरह से। ठीक है, चाप झील ये यहाँ पाई जाती कहाँ? नदी घाटी में ना, जहाँ प्लेन जगह गया, नदियाँ भी सर्फ होने लगती हैं, तो पता चला यहाँ पे इस तरह आने लगी, तो क्या इसी तरह बन जाती है ना चाप झील। ठीक है, ये अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।